नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम आज का माहौल कैसा है में। भारत पाकिस्तान के बीच जारी तनाव के बीच पटना के एसएसपी और पटना के डीएम ने ऐलान किया है कि मॉक ड्रिल होगा पटना में, और इस मॉक ड्रिल में यह देखा जाएगा कि हम कितने तैयार हैं विपरीत से विपरीत परिस्थितियों का मुकाबला करने के लिए। और इस बीच बिजली काटी जाएगी एक तय समय के बीच और सायरन बजाया जाएगा। साथ ही साथ आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी कोटे के मंत्रियों को तलब किया है और उनसे उनके कामकाज का ब्यौरा लिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज बिहार के डीजीपी और सीनियर पुलिस अधिकारियों को भी तलब किया है और बीपीएससी TRE 3 के अभ्यर्थियों पर जो लाठीचार्ज हुआ है उसको लेकर जानकारी हासिल की है कि ऐसी नौबत क्यों आई, क्यों उन्हें मुख्यमंत्री आवास के इतने करीब तक पहुंचने दिया गया। इसके अलावा कांग्रेस भी सक्रिय दिख रही है और कांग्रेस ने अपने नेता भूपेश बघेल को बिहार में उतारने का फैसला किया है कुर्मी वोटर्स को रिझाने के लिए, और 19 मई को भूपेश बघेल बिहार आएंगे और पटेल छात्रावास जाएंगे। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी भी सक्रिय दिख रही है और प्रशांत किशोर पहुंच गए हैं अररिया। वहां पहुंचकर उस क्षेत्र में सीमांचल के इलाके में पहुंचकर वे मुस्लिम मतदाताओं, अल्पसंख्यक मतदाताओं को अपनी पार्टी जनसुराज से जोड़ने की कोशिश में जुट गए हैं। तो इन सारी चीज़ों के बीच हम वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष से समझेंगे कि पूरे बिहार की राजनीति किस करवट ले रही है और जो पटना प्रशासन की ओर से युद्ध को लेकर तैयारियां जो की जा रही हैं, पटना में मॉक ड्रिल वगैरह की जा रही है, उसमें आम आदमी कैसे अपना योगदान दे सकता है। देखिए, अभी तो माहौल कैसा है आपको पता ही है। लग रहा है कि अब युद्ध हो जाएगा, तब युद्ध हो जाएगा। पाकिस्तान घबराया हुआ है और मानकर चल रहा है कि भारत हमला करेगा। लेकिन जो पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, मेरे हिसाब से ये युद्ध का समय नहीं है। अभी जितना आप प्रेशर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान पर बनवा सकते हैं इस हमले को लेकर, वो करना चाहिए। कैसे चाइना को न्यूट्रलाइज करना है, कैसे अमेरिका को मजबूती के साथ अपने साथ खड़ा करना है, साथ ही साथ जो पड़ोसी देश हैं बांग्लादेश, नेपाल, उनको साथ लेकर पाकिस्तान पर दबाव बनाने की रणनीति पर ज़्यादा काम करना चाहिए था। मुझे लगता है कि देखिए, आम आदमी तो सोचता है कि भाई हमला किया उसने, कत्लेआम किया, तो हमको भी हमला कर देना चाहिए। क्या होने वाला है? जब भी युद्ध होता है तो चाहे भारत के हों या पाकिस्तान के, मरते तो निर्दोष हैं, हजारों लाखों लोग मरते हैं। और जो हमारे सिपाही मरते हैं, मरने के बाद उनकी विधवाओं को कौन पूछने वाला होता है, कौन देखने वाला होता है? तो युद्ध तो अंतिम हथियार होता है ना भाई। तो मुझे नहीं लगता है कि अभी युद्ध की नौबत आई है। लेकिन जिस तरह से मॉक ड्रिल हो रहा है उसको लेकर तो और आशंकाएं बढ़ गई हैं। आम आदमी मान के चल रहा है कि युद्ध का रिहर्सल शुरू हो गया है। तो देखिए, मॉक ड्रिल का मकसद क्या होता है? नागरिकों को सुरक्षा उपायों से अवगत कराना, निकासी प्रक्रियाओं के बारे में बताना कि कभी युद्ध हो जाए तो कैसे अपने घर से, अपने इलाके से आप सुरक्षित जगहों पर जा सकें, ठीक है। और आपातकालीन परिस्थिति में जब हमला हो जाए तो कैसे प्रतिक्रिया करनी चाहिए। होता है ना कि कहीं हवाई हमला हो गया तो आपको लाइट बंद कर देना है, आपको शोर नहीं मचाना है, अपने घर से निकलकर बाहर कहीं सुरक्षित जगह पर चल जाना है। ऐसा आपने इतने लंबे समय तक मीडिया को कवर किया, लगभग 3-3.5 दशकों तक, ऐसी मॉक ड्रिल कभी देखी है आपने? मैंने नहीं देखी। मैंने देखा है एयरपोर्ट को लेकर, सुरक्षा को लेकर, कभी आतंकी अलर्ट रहता है तो एयरपोर्ट पर इस तरह का मॉक ड्रिल होता रहा है, या शहर में भी होता रहा है। लेकिन पहली बार पूरे देश में हो रहा है ना, ये केवल बिहार में नहीं हो रहा है। गृह मंत्रालय के निर्देश सैकड़ों जिलों में, तो बिहार के कई जिलों में हो रहा है। तो इस मॉक ड्रिल को लेकर एक माहौल बन गया है कि भाई सरकार बहुत आक्रामक है और कभी भी पाकिस्तान पर हमला कर सकती है। लेकिन दीपक, थोड़ा समझदारी से काम लेना होगा। अभी लड़ने का समय नहीं है। आप देख रहे हैं कि हर तरफ तो यही हो रहा है, लड़ाई हो रहा है, मारकाट मचा हुआ है। यूक्रेन का क्या हाल है? तो उससे मिला क्या किसी को? लेकिन माकूल जवाब न देने पर इस तरह की जो पहलगाम में हुआ, ऐसी घटनाएं फिर होंगी। माकूल जवाब हमला नहीं होता है। माकूल जवाब ये होगा कि इतना डिप्लोमेटिक
तरीके से उस पर इतना पाकिस्तान पर दबाव बने, उसका बाइकआउट हो जाए पाकिस्तान का, उसको आतंकवादी देश घोषित कर दिया जाए, उसके दाना पानी पर रोक लगा दिया जाए। बहुत ऐसे रास्ते हैं जिसके जरिए पाकिस्तान को घुटने पर लाया जा टेकने पर मजबूर किया जा सकता तो है। पहले वो तरीका आजमाया जाता है। हमला पाकिस्तान ने कर दिया, धोखे से किया, युद्ध तो हुआ नहीं, हम भी हमला कर दें, नहीं। वो आखिरी हथियार होगा जब पाकिस्तान नहीं मानेगा, अंतर्राष्ट्रीय दबाव के सामने भी नहीं झुकेगा और वो एकदम ऐलान कर देगा कि भाई हम तो आतंकी हैं, आतंकी काम ही करेंगे, तब तो पूरा विश्व आपके साथ हो जाएगा ना भाई। अभी देखिए क्या है, चाइना आपका साथ नहीं देगा, ठीक है, अमेरिका भी अभी साथ नहीं देने वाला है। व्यापारिक मोर्चे पर अभी किस तरह से ब्लैकमेल कर रहे हैं पूरे दुनिया को, दुनिया को टैरिफ को लेकर कर रहे हैं, टैरिफ को लेकर, और भारत पर भी दबाव बनाए हुए हैं। और पाकिस्तान भारत के बीच में जो तनाव हुआ है उसका फ़ायदा अमेरिका उठाना चाहता है कि इसी कारण, इसी दबाव के कारण भारत वो करेगा जो अमेरिका चाहता है, ठीक है। लेकिन उससे भारत को बहुत नुकसान होगा। तो भारत को दबाव में नहीं आना है, बल्कि भारत को पाकिस्तान का असली चेहरा उजागर करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसके खिलाफ, उसके बाइकआउट के लिए पूरे विश्व को तैयार करना है। वो जरूरी है दीपक। हमला का जवाब हमला नहीं होता हमेशा, कभी हमला का जवाब डिप्लोमेटिक तरीके से उससे भी ज़्यादा प्रभावशाली हो जाता है। तो लेकिन अब मॉक ड्रिल हो रहा है, एहतियात बरतना ज़रूरी है। तो ये तो पहली बार हो रहा है मेरे लाइफ में। अब पाकिस्तान भारत के बीच युद्ध को लेकर इस तरह का मॉक ड्रिल तो नहीं हुआ है। कई बार युद्ध होते होते बचा भी है। कारगिल के समय भी ऐसा नहीं हुआ था, बिल्कुल नहीं हुआ था। और कई बार तो लगा कि युद्ध हो जाएगा, लेकिन हुआ नहीं। हाँ, स्ट्राइक भारत ने जरूर कर दिया, लेकिन हर बार घर में घुस के आप मारेंगे तो भी ठीक नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान तो दोगला है ना, उसका चरित्र भी दोगला है। वो तो रोएगा दुनिया के सामने कि देखिए मेरे घर में घुस के मार दिया, निर्दोष को मार दिया। तो अच्छा, भारत को करेक्टर भी नहीं है। जिस तरह से पाकिस्तानी आतंकियों ने आकर निर्दोष लोगों को मजहब पूछ के मार दिया, भारत के सेना के जवान करेंगे ऐसा क्या? कभी नहीं। तो भारत पाकिस्तान जैसा कैसे हो सकता है? भारत भारत है, पाकिस्तान पाकिस्तान है। बिच्छू डंक मारता है तो क्या हम बिच्छू को भी डंक मार देंगे? नहीं। साधु का जो स्वभाव होता है, साधु को अगर बिच्छू डंक मारता है तो साधु फिर भी उसको बचाने की कोशिश करता है। पानी में डूब रहा है बिच्छू तो उसको बचाने की कोशिश करता है, और वही बिच्छू उसको डंक भी मारता है। लेकिन साधु अपना स्वभाव नहीं बदलता। जब बिच्छू अपना स्वभाव नहीं बदल सकता है, आतंकी स्वभाव जो हो गया पाकिस्तान का वो नहीं बदल सकता है, तो हम अपना जो स्वभाव है वो क्यों बदलेंगे? हम तो शांति के अग्रदूत रहे हैं। हम तरीका दूसरा अपनाएंगे और भारत वो करेगा, आप देखिएगा, की कोशिश हो रही है। और दूसरी बात है कि जो नागरिकों को सावधानी से मॉक ड्रिल को समझना चाहिए, और शासन प्रशासन की तरफ से जो भी ट्रेनिंग दी जाए वो समझना चाहिए, क्योंकि भाई अभी तो युद्ध वाला ही माहौल है पूरे वर्ल्ड में, देख ही रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है। तो कभी भी कुछ हो सकता है, और अगर हो जाए तो उसके लिए तैयार रहना भी ज़रूरी है, तैयारी ज़रूरी है। अगर बिहार पर वापस लौटें तो नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के कोटे के मंत्रियों की बैठक बुलाई और उनसे पूछा है कि आप बताइए कि आपका परफॉर्मेंस क्या है। इसके अलावा उन्होंने आज बिहार के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को भी तलब किया, डीजीपी और एडीजी को, और जो बीपीएससी टीआरई 3 के जो अभ्यर्थी सीएम आवास का घेराव करने करीब पहुंच गए सीएम आवास को, उसको लेकर ब्रीफिंग ली और चिंता जताई कि यह तो एक तरह से सुरक्षा में सेंधमारी है। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये तीनों जो काम आपने बताया ये करके विरोधियों के गाल पर तमाचा मारा है। पहली बात तो ये है कि वो भूलक्कड़ नहीं हुए हैं, बुढ़ापे का बहुत असर ज़्यादा नहीं हुआ है, अभी भी वो एक्शन में है अभी भी अपने अधिकारियों और सहयोगियों को क्लास लगाना जानते हैं। उन्होंने बीजेपी के कोटे के मंत्रियों को बुलाया था तो खूब क्लास लगाई है, खूब क्लास लिया है उनका डेवलपमेंट को लेकर, काम को लेकर। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो पहले थे वही आज भी हैं, ठीक है। भले वो देखने में आपको थोड़ा बुजुर्ग लग रहे होंगे, ठीक है, लेकिन उनके एक्शन में तो कोई कमी नहीं आई है। लगातार एक्शन में रहते हैं, कब छुट्टी पर लेते हैं, कब काम करते हैं पता ही नहीं चलता। तो आज मंत्रियों को बुलाया, उनका पूरा हिसाब किताब लिया, हड़काया भी, और पुलिस अधिकारियों के साथ भी बैठक की,
और उनको भी कड़ी चेतावनी दी है कि भाई कानून व्यवस्था को आप दुरुस्त करिए, सुशासन हर कीमत पर कायम रहना चाहिए। और सीएम हाउस का घेराव करने वाले जो शिक्षक अभ्यर्थी थे उन पर जो लाठीचार्ज हुआ है उसको भी उन्होंने गंभीरता से लिया है। भाई ऐसी नौबत आई क्यों, सीएम हाउस तक पहुंच कैसे गए, और पहुंच भी गए तो दूसरे तरीके हो सकते थे उनको वापस भेजने का, उनको कंट्रोल करने का, आपने लाठीचार्ज क्यों किया। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उसको भी काफ़ी गंभीरता से लिया है और अपने विरोधियों को करारा जवाब दिया है कि भाई शेर बूढ़ा हो गया है लेकिन शिकार करना अभी नहीं भूला है। और हमेशा समय समय पर वो अपनी राजनीतिक समझ का और प्रशासनिक कौशल का परिचय देते रहते हैं नीतीश कुमार, तो आज भी दिया है, बहुत दिनों बाद दिया है। आज भी आपकी मुलाकात कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं से हुई। कांग्रेस में क्या चल रहा है? सुन रहे हैं भूपेश बघेल आ रहे हैं और कुर्मी वोट बैंक पर सेंधमारी की कोशिश है। बिल्कुल, कुर्मी कुशवाहा वोट बैंक पर सभी दलों की नज़र है, क्योंकि नीतीश कुमार भैया आखिरी राजनीतिक पारी है, उनके बाद कोई ऐसा नेता नहीं दिख रहा है जो कुर्मी कुशवाहा वोटर का नेता हो जाए। कोई नीतीश कुमार, दूसरा नीतीश कुमार नहीं दिखाई दे रहा है। तो हर दलों की नज़र है, बीजेपी की भी नज़र है, वो भी कोशिश कर रही है, आरजेडी की भी नज़र है। और कांग्रेस चुप क्यों बैठे, कांग्रेस ने भी बघेल को बुला लिया है कि भाई हमारे कुर्मी नेता भले बिहार में नहीं हैं, हमने उधार ले लिया है दूसरे राज्य से, और वो पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, तो बड़े नाम हैं उनके। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि कांग्रेस ये सब कुछ कर रही है वो नोटिसेबल नहीं है। नोटिस करने वाली बात यह है कि कांग्रेस और महागठबंधन मान आरजेडी दूसरे सहयोगी दलों की बैठकें लगातार हो रही हैं, नतीजा कुछ नहीं निकल रहा है। एक दूसरे को औकात बताने में जुटे हुए हैं। सदाकत आश्रम में 1-1.5 घंटे लेट पहुंचे तेजस्वी यादव, कांग्रेस के नेताओं को, वाम दलों के नेताओं को इंतजार कराया, तो कांग्रेस के नेताओं ने भी बदला ले लिया, 2 घंटे लेट पहुंचे, तेजस्वी यादव इंतजार करते रहे। लेकिन कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि भाई तेजस्वी यादव को क्या फर्क पड़ता है कांग्रेस के नेता नहीं आए तो। महागठबंधन के सभी दलों के नेता थे और उन्होंने बैठक समय पर शुरू कर दी थी, उनको कहाँ परवाह है कि कांग्रेस का कोई नेता आया या नहीं आया। ठीक है। और कांग्रेस में बहुत इनफाइटिंग है दीपक। कांग्रेस के जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके पक्ष में अखिलेश सिंह, आधा कांग्रेसी खड़े हैं, और नई टीम जो बनकर आई है, राजेश कुमार प्रदेश अध्यक्ष हैं, कृष्णा अलवारू प्रदेश प्रभारी हैं, उनके पक्ष में दूसरा गुट है। तो 2 गुटों में पार्टी बट गई है और लालू यादव नई टीम को अहमियत नहीं दे रहे हैं। ठीक है। और अखिलेश जी की खोज बहुत तेजी से हो रही है। खबर जो है सूत्रों के हवाले से, कृष्णा अलवारू से लेकर शकील अहमद, मदन मोहन झा, तमाम नेता अखिलेश सिंह को फ़ोन कर रहे हैं, खोज रहे हैं। लेकिन अखिलेश सिंह न तो फ़ोन उठा रहे हैं, और फ़ोन उठा भी लिया तो टाइम नहीं दे रहे हैं। कृष्णा अलवारू दिल्ली में उनको खोजते हैं मिलने के लिए, तो पटना में रहते हैं, पटना में आते हैं तो अखिलेश जी दिल्ली और बॉम्बे रहते हैं, तो अखिलेश जी समय नहीं दे रहे हैं। और तेजस्वी यादव, लालू जी भाव नहीं दे रहे हैं कांग्रेस की नई टीम को, तो कोई बात आगे नहीं बढ़ पा रही है। महागठबंधन में सीटों की संख्या, सीटों के चयन को लेकर बात बिल्कुल आगे नहीं बढ़ रही है। केवल दिखाने के लिए कि हम गोलबंद हैं, हम एकजुट हैं, ये बैठकें हो रही हैं। और एक कांग्रेसी नेता ने खुलासा कर दिया है कि अगस्त के पहले कुछ नहीं होने वाला है। लालू जी ऐसे ही कांग्रेसियों को, सहयोगी दलों को घुमाएंगे, जब वो थक जाएंगे तब बैठाएंगे और अपना फैसला सुना देंगे। कांग्रेस जदयू के राष्ट्रीय महासचिव हैं मनीष वर्मा, बड़ा एक्शन में दिख रहे हैं और भागलपुर जाकर उन्होंने कई ऐलान किए हैं, लोगों के जदयू कार्यकर्ताओं के घर जाकर उनसे मुलाकात कर रहे हैं। मनीष वर्मा नीतीश कुमार के सबसे भरोसेमंद अधिकारी हैं। जैसे एक ज़माने में आरसीपी सिंह हुआ करते थे, और उन्होंने बीआरएस लेकर नीतीश कुमार की पार्टी ज्वाइन की, बहुत बड़ी भूमिका मिली उनको, राष्ट्रीय महासचिव बना दिए गए और पार्टी के संगठन के काम में जुट गए। पूरे बिहार को तो नहीं धांग पाए, अभी आधा ही बिहार धांगा था, और बहुत एक्शन में थे, बहुत बदलाव दिख रहा था, लेकिन पार्टी को ही उनका ये काम रास नहीं आया। दरअसल वो अधिकारी भी हैं, आईएएस अधिकारी हैं, नीतीश कुमार के साथ काम किए हुए हैं, तो हर जिले के डीएम एसपी पर उनका प्रभाव है, तो लोग उनके पास पहुंचते हैं किसी काम के लिए और फ़ोन करते हैं, काम हो भी जाता है। तो उनका क्रेज बहुत बढ़ रहा था, अचानक ग्राफ बढ़ रहा था पार्टी में, तो उनको काट दिया गया, उनका प्रोग्राम ही कैंसिल कर दिया गया और उनको बिठा दिया गया। चर्चा यही हुई ना भाई कि अब आरसीपी की तरह इनको भी, मनीष को भी ठिकाने लगा दिया गया, लेकिन ठिकाने नहीं लगाया गया था, या लगाने की कोशिश की गई थी लेकिन वो ठिकाने लगे नहीं। अभी तो कहा जा रहा है कि निशांत कुमार को
की लॉन्चिंग में सबसे अहम भूमिका उन्हीं की है, उनको वही प्रशिक्षित कर रहे हैं, ठीक है। और फिर से एक्शन में आ गए हैं, अब फिर पूरा बिहार घूमने लगे हैं, कार्यकर्ताओं के साथ, पार्टी के नेताओं के साथ बैठकें करने लगे हैं। तो मतलब फिर से वो एक्शन में आ गए हैं, और मान कर चलिए कि जेडीयू में नंबर 2 की हैसियत आज न कल घोषित रूप से उन्हीं की होगी। प्रशांत किशोर पहुंच गए हैं सीमांचल। वो ऐसी पहले से घूमकर सीमांचल चले गए, अब प्रशांत किशोर वहां पहुंच गए हैं और वो भी उसी अल्पसंख्यक वोट बैंक में सेंधमारी करने की कोशिश कर रहे हैं जो महागठबंधन का है। दीपक, बिहार की राजनीति में क्या देश की राजनीति में आपको पता है कि अल्पसंख्यक वोटरों की कितनी अहमियत है। और बिहार में तो आपको पता ही है कि भाई लगभग 50 सीटों पर अल्पसंख्यक निर्णायक भूमिका में है। 40 से ज़्यादा सीटों पर तो 50% मुस्लिम मतदाता हैं, 11 सीटों पर 40% हैं, तो उनको कोई नकार नहीं सकता है। हाँ, ये सच है कि मुस्लिम वोट जितना आरजेडी को हमेशा मिलता रहा है उसमें कमी आई है, वो गोलबंदी टूटी है, एमआई समीकरण थोड़ा कमज़ोर हुआ है और उसका फ़ायदा उठाने में सब लोग लगे हुए हैं। एमआईएम चुनाव लड़ा, 19 सीटों पर 5 जीत गया, 11% वोट लेकर चला गया मुस्लिम समाज का। 12% वोट तो जेडीयू और बीएसपी और बीजेपी को भी मिल गया। तो प्रशांत किशोर का तो पूरा फोकस ही है अति पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक पर। तो अल्पसंख्यक समाज में उनका क्रेज दिख रहा है। अल्पसंख्यक समाज के जो युवा हैं जिनको तुरंत उनकी हिस्सेदारी चाहिए, वो इंतज़ार नहीं करने वाले हैं। वो बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस को, आरजेडी को वोट नहीं देने वाले हैं। वो तो तुरंत रिजल्ट चाहते हैं कि हम आपको वोट दे रहे हैं तो हमको आपसे कुछ चाहिए। वो प्रशांत किशोर के नौकरी के वादे, पलायन रोकने के वादे से प्रभावित हैं। और प्रशांत किशोर जिस तरह से बेरोजगारी को, पलायन को बड़ा मुद्दा बना रहे हैं, उससे निपटने के प्लान बता रहे हैं, तो समझा तो ठीक से रहे हैं वो। और मुस्लिम युवाओं को ज़्यादा ये बात समझ में आ रही है क्योंकि ज़्यादा बदहाली के शिकार वही हैं, ज़्यादा अशिक्षित वही हैं, ज़्यादा बेरोजगार वही है। तो प्रशांत किशोर का जोर रहा है सीमांचल के इलाके में, जहाँ पर अल्पसंख्यकों की आबादी ज़्यादा अच्छी है, ज़्यादा है, तो वहाँ पहुँचे हुए हैं और 2-3 दिनों तक उनका उधर ही कार्यक्रम चल रहा है, सीमांचल के इलाके में ही। और एमआईएम के तो सुप्रीमो हुंकार भर ही चुके हैं कि 50 से ज़्यादा सीटों पर लड़ेंगे। अब देखना यह है कि प्रशांत किशोर किस हद तक लालू जी के एमवाई समीकरण में सेंधमारी कर पाते हैं, उसी पर उनकी सफलता निर्भर करेगी दीपक। उन्होंने बेलागंज चुनाव में दिखाया सेंधमारी करने में काफ़ी कामयाब रहे, लेकिन उसका फ़ायदा उनको नहीं मिल पाया, उसका फ़ायदा नीतीश कुमार जी उठा ले गए। ठीक है, उन्होंने सेंधमारी की लालू जी के वोट बैंक में, जहाँ से जीतन राम मांझी की बहू जीती है वहाँ भी, लेकिन उसका इमामगंज, लेकिन उनको भी पूरा फायदा नहीं मिल पाया। वो लेकिन हराने वाले बन गए। आरजेडी को हराने का श्रेय जाता है प्रशांत किशोर को, जीतन राम मांझी की बहू जीत गई उन्हीं के कारण। तो हराने और जिताने की स्थिति में आ गए हैं, लेकिन जीतने की स्थिति में आने के लिए और ज़्यादा दम लगाना पड़ेगा और ज़्यादा समय देना पड़ेगा। और एक अच्छी बात है कि प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि भाई हम 10-20 साल लड़ेंगे, बिहार को जब तक बदल नहीं देंगे, व्यवस्था परिवर्तन नहीं कर देंगे, तब तक रहेंगे। अगर इस शपथ के साथ, इस संकल्प के साथ अगर वो आए हैं वाकई, और वो 5 साल 10 साल मेहनत करने के मूड में हैं, तब वो रिजल्ट आएगा, कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन रिजल्ट एक झटके में नहीं आने वाला है। तो प्रशांत किशोर इस चुनाव में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं जिस तरह से वो मेहनत कर रहा है। तो बिहार की सियासत की नब्ज को समझने वाले वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष ने कई बातें बताई, लेकिन जो बात सबसे अहम है वह यह है कि तेजस्वी यादव को लालू प्रसाद यादव ने संकेत दे दिया है कि आप महागठबंधन के कांग्रेस और दूसरे दलों को घुमाते रहिए, हम जुलाई अगस्त तक फैसला लेंगे और जो फैसला लेंगे वही सबको मानना होगा। तो आप क्या सोचते हैं इस पर? आप भी अपनी राय कमेंट कर जरूर बताइएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। शुक्रिया।